बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4, ये बेसिकली आता है हमारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से एक एसेंशियल है फ्री कंसेंट का। उसको ये हिट करता है और उसके अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, 5 चीज़ें होती हैं जिनकी एब्सेंस में फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, कंसेंट फ्री नहीं रहती, और जो उसके साथ इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज का हमारा टारगेट है इंशाल्लाह, हमने कंसेंट के अंदर कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ना है। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी गैर मौजूदगी से आपकी कंसेंट फ्री नहीं रहती और जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एबल हो जाता है। अभी तक डेफिनेशन की हद तक पढ़ा था, अब इंशाल्लाह इसके इफेक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। कंसेंट की डेफिनेशन होती क्या है? बेसिकली हम कंसेंट किस चीज़ को कहते हैं? जब दो लोग एक ही चीज़ पे मुत्तफिक हों एक ही तरह से, तो उसको कहते हैं कि दोनों की कंसेंट थी इसमें। फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कितने कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है ना, सेम चीज़ के ऊपर भी और सेम सेंस के अंदर भी ये पढ़ते हैं। फिर सेम सेंस के अंदर बेसिकली मतलब ये होता है कि दोनों एक ही चीज़ पे मुत्तफिक हों और एक ही तरह से। ठीक है ना, गाड़ी अगर बेचनी है तो दोनों गाड़ी ख़रीदने पे मुत्तफिक हैं, कौन सी गाड़ी ख़रीदने पे मुत्तफिक हैं, ये चीज़ भी कितने हैं मैटर करती है। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट इज़ दैट द एग्रीमेंट इज़ नॉट वैलिड एंड इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यहाँ पे वॉइडेबल इसलिए नहीं लिखा बिकॉज कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे आपका कंसेंट ना हो तो वो वैलिड हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। फिर वॉइड एग्रीमेंट होगा। यस, ये वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन कौन कौन सी जगह पे ये वॉइड होगा, कौन सी जगह पे ये वॉइडेबल होगा, वो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। कुछ ही जगह होती हैं जहाँ पे ये कितने हैं वॉइड हो, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे जाके। आज जो दो चीज़ें हमने पढ़नी है, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनकी गैर मौजूदगी में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एबल हो जाता है। और हमने पढ़ा था वॉइड एबल इज़ इन्फोर्स्ड एट द विल ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। तो पढ़ लेते हैं आगे। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आज़म हैज़ आज़म हैज़ 1 ऑल्टो एंड 1 कोरे। इसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और वो अपनी कोरे बेचना चाहता है। बाबर डज नॉट नो दैट आज़म हैज़ 2 कार्स। ठीक है ना, बाबर अगर कहे कि मैं तुमसे गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ तो उसके जहन में कौन सी गाड़ी होगी, उसने आगे बता दिया है। बाबर ऑफर्स टू बाय आज़म्स ऑल्टो फॉर 4 लाख। ठीक है ना, अब बाबर को पता है कि बाबर के पास एक गाड़ी है और वह एक गाड़ी कौन सी है, आल्टो। तो अगर वो कहे कि मैं तुमसे गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ तो उसका मतलब होगा कि वो ऑल्टो ख़रीदना चाहता है। लेकिन अगर आज़म ये चीज़ सुनता है बाबर से कि वो गाड़ी ख़रीदना चाहता है, तो आज़म के पास तो 2 गाड़ियाँ हैं, वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है ना, या वो ये सोच सकता है कि ये मेरे से शायद कोरे ख़रीदना चाह रहा है, क्योंकि आज़म जो है वो बेचना कोरे चाह रहा है। ठीक है ना, वो एक गाड़ी बेचना चाह रहा है, अगला बंदा दूसरी गाड़ी ख़रीदना चाह रहा है। तो यहाँ पे दे आर अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग बट नॉट इन द सेम सेंस। आज़म एक्सेप्ट्स द ऑफर थिंकिंग इट टू बी एन ऑफर फॉर हिज कोरे। ठीक है ना, आज़म ने एक्सेप्ट कर दिया ऑफर, वो समझ रहा है कि मेरी कोरे ख़रीदेगा। यहाँ पे क्या मसला है? देयर इज़ नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे दोनों को पता ही नहीं कि सब्जेक्ट मैटर, जो चीज़ जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस गाड़ी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कौन सी गाड़ी है। हैंस देयर इज़ नो कंसेंट एट ऑल एंड हैंस देयर इज़ नो एग्रीमेंट। अब यहाँ पे किसी की सर के ऊपर बंदूक रख के नहीं कहा जा रहा कि गाड़ी ख़रीदो या गाड़ी बेचो। यहाँ पे किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा रिलेशनशिप का। अजान हो रही है, अजान के लिए ज़रा खामोश जी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों पार्टीज़ के अंदर कोई फिज़िकल या इमोशनल दबाव हो, लेकिन यहाँ पे इन दोनों बेचारों को पता ही नहीं कि बात किस चीज़ की हो रही है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ तक आपको कंसेंट का मतलब क्लियर होता है? चलें आगे पढ़ते हैं कि फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट वो होता है जिसके अंदर ये 5 चीज़ें शामिल ना हों।
एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। कोर्जन, यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि मार पीट के किसी को नहीं कहा हो कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको हम आज पढ़ेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई अपनी रुतबे का नाजायज़ फ़ायदा उठा के किसी को इमोशनल दबाव में लेके कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, ठीक है ना, इसको भी हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। फ्रॉड, इसको तो समझ आता है कि किसी ने किसी के साथ फ्रॉड ना किया हो। मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड ये होता है कि आपको पता हो कि आप गलत बात कर रहे हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कि आपको नहीं पता कि आप गलत बात कर रहे हैं। जी, तो हम यहाँ पे थे कि मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड बेसिकली ये होता है कि आप कोई गलत बात कर रहे हैं और आपको इस चीज़ का पता है कि आप किसी से झूठ बोल रहे हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपको गलती से आपने झूठ बोल दिया, आपको पूरी तरीके से पता नहीं था बात को, आपने गलती से कुछ फैक्ट्स को गलत बता दिया। और मिस्टेक क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये हम इंशाल्लाह जिस वक्त मिस्टेक पे जाएंगे उस वक्त हम पढ़ेंगे। बेसिकली मिस्टेक एक तरह की नहीं होती, मिस्टेक्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, ठीक है। तो ये वाली भी एक्चुअली मिस्टेक थी कि एक बंदे को लग रहा था कि कोरे बेच रहा है, दूसरे को लग रहा था कि ऑल्टो बेच रहा है। इसको कहते हैं मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर। चलें, हम आ जाते हैं इस लाइन के ऊपर। कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड when it would not have been given without the existing of such coercion, मतलब आपकी फ्री कंसेंट तब होगी जब इनमें से, इन पांचों में से कोई चीज़ नहीं होगी। बेसिकली यही लिखा हुआ है। कोर्जन पे आ जाते हैं। कोर्जन बेसिकली क्या होता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करना किसी से, और वो भी फिज़िकल ज़ोर ज़बरदस्ती करना, ठीक है। अब उसका क्या मतलब है, कोर्जन इज़ कमिटिंग यानी करना, या थ्रेटनिंग टू कमिट, करने की धमकी देना। क्या करने की धमकी देना, कोई भी ऐसा एक्ट जिसको पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किया है। पाकिस्तान पीनल कोड बेसिकली एक क्रिमिनल एक्ट है, और उसके अंदर कितने चीज़ें बताई गई हैं कि आपने क्या किस तरीके से हिसाब किताब नहीं करना। मतलब आपने किसी को धमकियां नहीं देनी, ब्लैकमेल नहीं करना, आपने किसी को मारना पीटना नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। और दी अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेन कहते हैं किसी की चीज़ को जब्त कर लेना, उस पर कब्ज़ा कर लेना। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी कब्ज़ा करना या कब्ज़ा करने की धमकी देना किसे, एक ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि कहते हैं टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर, प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर, किसी की मलकियत के अंदर, किसी की कहते हैं मलकियत के अंदर कहा जा सकता है, with the intention of causing any person to enter into contract, ठीक है ना। ये सब कुछ करना किस वजह से करना है, ताकि एक दबाव डाल के दूसरे पे, एक कहते हैं ज़बरदस्ती करके, तो दूसरे को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया जा सके, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। मतलब बिला वजह नहीं करना, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारे काम करने हैं, ठीक है। मतलब आपने किसी को मारना पीटना है, मार मार के उसे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना। या फिर आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं दूंगा जब तक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कोर्जन के अंदर आती हैं। द एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन रिवील दैट कोर्जन में बी कंपेलिंग अ पर्सन इनटू एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रेशर और थ्रेट, ठीक है ना। ये चीज़ है जो कि इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस से कहते हैं अलग करती है, कि यहाँ पे धमकी है। जो आपकी अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा वो बड़े प्यार से होगा, ठीक है। वो किस तरीके से होगा हम इंशाल्लाह आज ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, इससे थोड़ा सा कोर्जन की डेफिनेशन हम क्लियर कर लेंगे। आज़म बीट्स बाबर, अब ये मारना पीटना जो है, क्या ये कानून इसकी इजाज़त देता है? नहीं। किसी को मारना जो है ये एक ऐसा एक्ट है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किया है। तो आज़म मारता है बाबर को एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज बाइक फॉर 20,000, उसको मजबूर करता है कि वो अपनी बाइक जो है वो उसे 20,000 में दे। हियर बाबर्स कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, यहाँ पे कोर्जन की बेस पे उसकी कंसेंट ली गई है, तो इसकी कंसेंट फ्री नहीं है, बिकॉज बीटिंग समवन इज़ एन ऑफेंस अंडर पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड ने इस चीज़ को एक जुर्म करार दिया है। तो यहाँ पे बाबर की कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं।
द गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ आजम टू रिकवर द फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर। ठीक है ना, कितने हैं, बाबर द सन ऑफ आजम। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो अब जो आजम की प्रॉपर्टी है उसको उस पर कब्ज़ा करने के कितने हैं की धमकी दे रही है। क्यों? ताकि वो आजम से रिकवर कर सके, पैसा वसूल कर सके जो कि उसने बाबर को देना था। और बाबर कौन है? आजम का बेटा। आजम पेड द फाइन। ठीक है ना, हेल्ड दैट फाइन वाज रिकवर्ड बाय कोर्जन। अब ये बेशक गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कर तो ऐसे ही कितने हरकत रही है ना जो कि नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ये भी कोर्जन की बेस पे होगा कि उसने प्रॉपर्टी सीज करने की बात कर ली है किसी की। यहाँ पे लॉफुल डिटेनिंग नहीं है प्रॉपर्टी की, यहाँ पे अनलॉफुल डिटेनिंग है, बिकॉज ये फ़ाइन बाबर और आज़म के दरमियान की बात थी। ठीक है ना, अब बाबर ने गवर्नमेंट को रीच आउट किया है, या वो खुद गवर्नमेंट का मुलाजिम होगा, और उसने गवर्नमेंट की बेस पे कितने डिटेन करने की धमकी दी आज़म को। अब आज़म ने बाबर को पैसा देना था, इसके अंदर प्रॉपर्टी का तो कहीं जिक्र है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टी डिटेन की जा रही है, इसकी प्रॉपर्टी डिटेन करने के लिए धमकी दी जा रही है, तो वो अनलॉफुल है, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर्टी का कोई चक्कर है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बेशक गवर्नमेंट ने ये काम किया है, बट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, देयरफॉर ये लीगल नहीं है, ये पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किया हुआ है, और यहाँ पे कोर्जन होगी, जिसकी वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है जो कि आज़म अब करेगा बाबर को उसका फ़ाइन दिलाने के लिए, वो अनलॉफुल होगा। क्लियर है ये? कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन आप लोग हाँ कर देते हैं जब मैं पूछता हूँ कि ये क्लियर है। ऐसा तो नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। इट इज़ इमटेरियल वेदर पाकिस्तान पीनल कोड इज़ और इज़ नॉट इन फोर्स इन प्लेस वेयर द कोर्जन इज़ एम्प्लॉयड। इफ़ द फाइल इज सूट इन कितने हैं, इफ़ द सूट इज़ फाइल्ड इन पाकिस्तान द प्रोविजन ऑफ पीनल कोड शैल अप्लाई। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने जिस जगह पे पाकिस्तान के जिस हिस्से में, बल्कि पाकिस्तान के भी जिस हिस्से में नहीं, ठीक है ना, आपने बेशक आउट ऑफ कंट्री किसी के साथ कोर्जन की है जहाँ के लॉ के अंदर इस चीज़ की ममानियत नहीं है, वहाँ पे कहा जा सकता, वहाँ पे आप किसी को मार मार के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे हो नहीं सकता कि कितने मुल्क ये दुनिया में ऐसा कोई मुल्क हो जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी हो कि आप किसी को मार के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि दुनिया में आपने किसी मुल्क में, किसी ऐसे मुल्क में बैठ के आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जहाँ पे आपने किसी को कोर्जन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की है, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि वो पाकिस्तान पीनल कोड उस एरिया में अप्लाई हो रहा था कि नहीं। अगर उस बंदे ने पाकिस्तान आके आपके ऊपर केस कर दिया है तो पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाई होगा। ये चीज़ क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, बल्कि हाँ यहाँ पे है एग्जाम्पल, यहाँ पे है। अमीर ऑन बोर्ड ऑफ इंटरनेट कितने इंग्लिश शिप कॉजेज फ़कीर टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे वो इंग्लिश शिप में है, यहाँ पे इनके ऊपर लॉ अप्लाई होना चाहिए इंग्लैंड का। तो अमीर ने इंग्लिश शिप के ऊपर फ़कीर को फ़कीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। कहाँ पे कितने एग्रीमेंट किए? इंग्लिश शिप के ऊपर। कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए इनके ऊपर? इंग्लैंड का रूल अप्लाई होना चाहिए। लेकिन किस तरीके से उसने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में? उस तरीके से जो कि पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किया, पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किया, ठीक है। अमीर आफ्टरवर्ड सूज, ठीक है ना, अमीर बाद में केस कर देता है फ़कीर के ऊपर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कराची, ठीक है ना। अब केस कहाँ पे गया? कराची में। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है तो वहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाई करेगा। अब अमीर ने फ़कीर के ऊपर कितने हैं केस किया है कि ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तो इसने कर लिया था, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, ये कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहा। तो यहाँ पे तो फ्री कंसेंट थी ही नहीं। अमीर हैज़ एम्प्लॉयड कोर्जन। अमीर ने अब क्या किया था? अमीर ने तो उसको कितने एक ऐसे
एक्ट के थ्रू इंटिमिडेट किया था। इंटिमिडेट करने का मतलब है कि उसको मजबूर किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे एक ऐसे कितने एक्ट के थ्रू जो कि पाकिस्तान पीनल कोड में मना था। किया बेशक उसने इंग्लिश शिप के ऊपर, लेकिन वो चीज़ मना थी पाकिस्तान पीनल कोड में, और उसका केस कहाँ पे गया? पाकिस्तान में। अमीर हैज़ एम्प्लॉयड कोर्जन ऑल्दो हिज एक्ट इज़ नॉट ऑफेंस बाय लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड पीपीसी वाज नॉट इन फोर्स एट द टाइम। पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड आपके इंग्लैंड के लॉ में लगता तो नहीं है वैसे, लेकिन इंग्लैंड के लॉ में पाकिस्तान पीनल कोड तो नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाई होगा बिकॉज यहाँ पे केस कराची में हुआ है। ये चीज़ क्लियर होती है? अमीर जिसने क्वेश्चन की वो ख़ुद पाकिस्तान में सू करे और फ़कीर इंग्लैंड में हो, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में कितने हैं जो आपकी अदालत है वो इंग्लैंड के अंदर भी नोटिस भेज सकती है कि आप आ जाएं। और यहाँ पे बेसिकली बात होती है कि अब फ़कीर के साथ हुई है ज़्यादती बेचारे के साथ, तो वो तो कहेगा, वो तो आएगा अदालत में और आके बताएगा कि हाँ मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है ना। वो अगर इंग्लैंड में बैठा हुआ है और उसको ये नोटिस भेजा जाता है कि आप आ जाइए, तो वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है नोटिस दैट द कोर्जन मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन और मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, खैर मज़ेदार तो नहीं कह सकते, कोर्जन की बात है, लेकिन ए और बी ये दोनों एक पार्टी हैं, सी और डी ये दोनों एक पार्टी हैं। ए सी के, बल्कि अब कितने इस चीज़ को थोड़ा सा आसान बना लिया जाता है। ए, बल्कि यहाँ पे एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एग्जांपल से शायद बेहतर क्लियर हो जाए। अमीर थ्रेटन्स टू किल सलमा, कितने हैं बासित की बेटी है सलमा जिसको कत्ल करने की धमकी अमीर दे रहा है, ठीक है। इफ़ बासित रिफ्यूज़ टू सेल हिज हाउस टू हिम, अब देखें अमीर बासित के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, और मारने की धमकी किसको दे रहा है? सलमा को। तो कोर्जन जो है ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो बासित है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कोर्जन मानी जाएगी। बासित एग्री टू सेल हिज हाउस, बासित कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन थ्रू सलमा, कितने, दो सलमा इज़ नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सलमा को मारने की धमकी दी है, शी इज़ अ थर्ड पार्टी, लेकिन यहाँ पे बासित की बेटी है, ठीक है, अगर बासित की बेटी ना भी हो, ठीक है, एक बड़ा खुदा तरफ से इंसान है, ठीक है, वो अगर कोई स्ट्रेंजर भी है सलमा, तब भी कोई कितने किसी ना किसी को तो मारने की धमकी दी जा रही है ना। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से कोई दूसरा इंसान मरे, बेशक वो बेटी ना भी हो उसकी। तो अमीर ने बासित के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था और एक थर्ड पार्टी को मारने की धमकी दी। यहाँ पे कोर्जन अप्लाई हो रही है सलमा पे और इसका इफ़ेक्ट जा रहा है बासित के ऊपर। ये चीज़ क्लियर होती है कि कोर्जन थर्ड पार्टी पे अप्लाई की जा सकती है। बच्चों क्लियर, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल 6 पे आते हैं। बेसिकली उसने कहा था फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी पर्सन मतलब मैं एक मड़ियल सा आदमी हूँ, ठीक है, मैं धमकी देता हूँ कहते हैं किसी को कि भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो वरना ये बंदा तुम्हें मार देगा, ठीक है ना। यहाँ पे यही मेरे ख्याल से बात होगी। आसिफ थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ़ बाबर रिफ्यूजेस टू सेल हिज हाउस टू सलमान, ठीक है, आसिफ बाबर को मारने की धमकी दे रहा है अगर बाबर सलमान को घर ना बेचे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली किसके दरमियान हो रहा है? बाबर और सलमान के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है और धमकी कौन दे रहा है? आसिफ, ठीक है ना। बाबर एग्रीज टू सेल हिज हाउस, यहाँ पे बाबर ने घर बेचना है
सलमान ने पैसे देने हैं, कंसिडरेशन पूरी हो जानी है, लेकिन धमकी कौन दे रहा है? एक थर्ड पार्टी धमकी दे रही है इस चीज़ की, ठीक है ना, फ्रॉम एनी वन और टूवर्ड्स एनी वन। ये जो दोनों चीज़ें क्लियर होती हैं। ज़ैनब को क्लियर नहीं हुई, इसमें क्या चीज़ मसला कर रही है? थर्ड पार्टी। देखें, थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने लेट्स से गाज़ी साहब के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। गाज़ी साहब के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं या तो गाज़ी साहब को कहूँगा कि मैं आपको मरवा दूँगा अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ये तो बेसिकली हो गई स्ट्रेट बात हो गई। मैं हो सकता है गाज़ी साहब को ये चीज़ ना कहूँ, मैं गाज़ी साहब को कहूँ कि मैं आपके भाई को कत्ल करवा दूँगा अगर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया। अब मेरा और गाज़ी का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन धमकी किसको जा रही है? एक थर्ड पार्टी को जा रही है, ठीक है ना। वो गाज़ी के भाई को धमकी जा रही है, तो कोर्जन किसकी तरफ हो रही है? गाज़ी के भाई को। लेकिन वो उसके साथ मेरा कितने कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट गाज़ी के साथ है। यहीं मैं गाज़ी को कहता हूँ कि गाज़ी साहब आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, वरना एक बदमाश को मैं हायर करूँगा और वो आपको मार देगा, ठीक है ना। अब गाज़ी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कोर्जन कौन अप्लाई कर रहा है? एक थर्ड पार्टी, ठीक है ना। ये होती है बेसिकली थर्ड पार्टी। अगर किसी को मारने के लिए बंदा हायर करने, एग्जैक्टली यही कितने यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने ये दी है। मेरे ख्याल से शायद पिछली किताब में कोई और एग्जांपल हुआ करती थी, ऐसी एग्जांपल होती थी कि किसी थर्ड पार्टी को मारने के लिए हायर किया जाए तो कोर्जन उसकी तरफ से अप्लाई होगी, ठीक है ना, तो वो थर्ड पार्टी है। ज़ैनब ये चीज़ क्लियर होती है? ये ना हो कल से गाजी साहब क्लास में ही ना आए कि मुझे तो धमकियाँ मिल रही हैं क्लास में। चलें आगे क्या कितने हैं, चलते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ कोर्जन। अगर कोर्जन की जाए, कोर्जन के थ्रू कंसेंट ऑब्टेन की जाए तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है? वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है ना। वॉइडेबल होने का मतलब है कि मैं अगर किसी को कोर्जन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता हूँ तो क्या होगा, वो पार्टी चाहे तो कह सकती है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं, ठीक है ना। वो अदालत में जाके कह सकती है कि भाई मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए और मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। या फिर वो कहते हैं यार ठीक है कर लेते हैं, खाम खा अदालत के चक्कर लगाने हैं, ठीक है तुम्हें मेरी 1 रुपये में BMW चाहिए ले लो, ठीक है ना। और वो अगर कह देता है कि ले लो तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन होगी। और उसके बाद भी अगर अदालत के अंदर जाके कोई बंदा कहना चाहे कि मेरी तो कंसेंट ही फ्री नहीं थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो हो सकता है, उसको रिसेंड किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। पढ़ लेते हैं। द एग्रीमेंट इज कितने इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड बाय कोर्जन। सो कॉज्ड बाय कोर्जन, जिसका कंसेंट कोर्जन की थ्रू लिया गया था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ही होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ही होता है। बेसिकली ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है इसको। वॉइडेबल जो है ना वो एक ही चीज़ होती है। हाँ, तो वॉइडेबल हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, और बेसिकली होता ये है कि उसने जिसकी कंसेंट कोर्जन के थ्रू ली गई हो, जिसको धमकी मिली हो, वो कह सकता है कि उसके पास ऑप्शन होती है, ठीक है। या वो कह सकता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना, तो या वो कह सकता है कि चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेता हूँ, उसकी मर्ज़ी है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आज़म थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ़ ही डज़ नॉट सेल हिज BMW फॉर 1 मिलियन टू आज़म, ठीक है। आज़म बाबर को कत्ल करने की धमकी देता है अगर वो उसकी अपनी BMW 1 मिलियन की, 10 लाख की नहीं देता, ठीक है। बाबर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज BMW टू आज़म एंड रिसीव द पेमेंट, ठीक है ना। बाबर ने कहा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, BMW उसने दे दी है और पैसे उसने ले लिए हैं। हेयर द कितने बाबर्स कंसेंट वाज कॉज्ड बाय कोर्जन, कोर्जन के थ्रू बाबर की कंसेंट ली गई थी इधर, ठीक है। हेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन। अब ये देखें चीज़ें हो गई, बाबर को पैसे मिल गए,
आज़म को BMW मिल गई। यहाँ पे अगर बाबर अदालत जाके कहे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे धमकी दे के कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो वो कितने पैसे वापस दिलवा के तो कितने BMW वापस देंगे, मतलब आज़म को उसके 1 मिलियन वापस दे सकते हैं और अदालत की तरफ से, और बाबर को उसकी BMW वापस मिल जाएगी। ठीक है। या बाबर के पास ऑप्शन है कि वो कुछ ना करे, वो अदालत जाए ही ना, और वो ऐसे का ऐसे ही चलने दे इसे। बेसिकली यही हिसाब किताब है कि उसके पास दोनों ऑप्शन हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवाना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा देगा। वो नहीं चाहता कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो, चलता रहे, तो वो चलता रहेगा। ठीक है ना। बट बाबर हैज़ कितने आज़म हैज़ नो राइट टू इंसिस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड। ठीक है ना। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर। बाबर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आज़म बेचारा अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसने पहले सब कुछ किया था, अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसके पास कोई हक नहीं है कि अगर बाबर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो आज़म के पास कोई हक नहीं है कि वो जाके अदालत में कह सके कि इसको परफॉर्म करवाएं। वो कैसे कह सकता है? ठीक है, आज़म अब जाके अदालत में क्या कहेगा कि मैंने तो इसको कत्ल करने की धमकी दी थी, इसने मेरे बात ही नहीं मानी। क्या वो कह सकता है अदालत जाके? नहीं कह सकता ऑफकोर्स। तो इसलिए यहाँ पे वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बाबर। आज़म के पास यहाँ पे कोई हक नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर होती है कि वॉइडेबल क्या होता है। कोर्जन प्राइस को कम करने के लिए भी की जा सकती है। ठीक है ना। वो ये कह सकता है कि ये और यहाँ पे बेसिकली चीज़ मेरे ख्याल से यही है। अब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं कहते हैं आज़म बाबर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम मुझे अपनी BMW बेचो। ये भी हो सकता है कि बाबर अपनी BMW बेचना ना चाह रहा हो और आज़म उसे कितने धमकी दे कि तुम बेचो। ये भी हो सकता है कि बाबर बेचना चाह रहा हो और वो हो 10 मिलियन की, और ये कितने धमकी दे के उसको 1 मिलियन की करवा दे। बेसिकली किसी भी किस्म का दबाव, अगर एक काम बाबर नहीं करना चाह रहा, उसे करने पर मजबूर किया जा रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो कोर्जन में आएगा। क्लियर है? क्लियर। चलें, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। अगर बाबर कहे कि मैंने ये कितने कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाना, तो क्या होगा? अब यहाँ पे बाबर को 1 मिलियन मिल गया है, आज़म को BMW मिल गई और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया हुआ है। लेकिन अब अदालत के अंदर जाके बाबर कहता है कि मैंने तो वो कितने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो कोर्जन हुई थी। तो अब क्या होगा? अब रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन कहते हैं रीस्टोर करना किसी चीज़ को, अपनी जगह पे वापस लेके आना। अदालत ये फिर फैसला करेगी कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये रिसेंड करते हैं। रिसेंड करने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना। रिसेशन उसी की कितने वो है नाउन है कि रिसेशन पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स यानी कंसिडरेशन। फॉर आज़म इट वाज BMW एंड फॉर बाबर इट वाज ₹1 मिलियन। तो क्या होगा? बाबर 1 मिलियन वापस कर देगा और आज़म BMW वापस कर देगा। इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। द पार्टीज रिसेंडिंग वॉइडेबल, ये अवॉइडेबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलती है। द पार्टी रिसेंडिंग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शल इफ़ ही रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम द अनदर पार्टी रिस्टोर सच बेनिफिट। ठीक है ना। उसको अब 1 मिलियन रिस्टोर कहते हैं बेसिकली अपनी जगह पे, एक ओरिजिनल जगह जो थी उसके ऊपर वापस लेके आना। आज़म के पास 1 मिलियन था, बाबर के पास गाड़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि बाबर अपनी गाड़ी आज़म को दे देगा, आज़म 1 मिलियन दे देगा बाबर को। अब इसको रिस्टोर करना है, लोगों को, चीज़ों को उनकी जगह पे वापस करना है। आज़म के पैसे बाबर वापस करेगा और आज़म बाबर को गाड़ी वापस करेगा, तो ये अपनी अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाएंगी। इसको कहते हैं रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। क्लियर है? गुड। तो यहाँ पे अब कितने बाबर अगर कहे कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना, तो वो क्या करेगा? वो 1 मिलियन वापस देगा। वो ऐसा नहीं है कि 1 मिलियन अपनी जेब में रख के बैठ जाएगा और कहेगा मेरी गाड़ी वापस करेंगे, मेरे साथ तो ज़्यादती हुई है। नहीं, वो 1 मिलियन वापस करेगा। रीपेमेंट एंड रिटर्न द पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर अंडर कोजन मस्ट पे और रिटर्न है। ठीक है ना। अब मेरे साथ अगर कोजन हुई है
और मैं कहता हूँ कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाहता, तो जो मुझे मिला था उसके बदले में वो मैं वापस करूँगा। जैसे यहाँ पे बाबर को 1 मिलियन मिला था, ये बाबर 1 मिलियन वापस करेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट, ठीक है ना। अ पर्सन टू whom मनी हैज़ बिन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड मस्ट रीपे। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि बाबर के यार 1 मिलियन तो मैंने खा लिया लेकिन मेरे साथ ज़्यादती हुई थी तो BMW वापस कर दें, नहीं, वो फिर होगा फ़ाइन नहीं लगता बात करने पर। फ़ाइन देखें कितने, फ़ाइन वाली बात हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अभी तक हमने फ़ाइन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। मतलब हमने ये चीज़ यहाँ पे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोर्जन में चीज़ नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ़ाइन नहीं है। अदालत की फ़ीस निकाल के वो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़ाइन यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है ना। फ़ाइन हम इंशाल्लाह जब रेमेडीज़ पढ़ेंगे या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह उस वक्त जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने ये इतना याद रखना है कि यहाँ पे कोई फ़ाइन नहीं है। 1 मिलियन लिया था उसने, बाबर ने 1 मिलियन वापस करेगा, और आज़म कोई फ़ाइन दिए बगैर एक BMW उसने ली थी वो वापस कर देगा। अब यहाँ पे मस्त ये मैंने ये बताया था कि बाबर को अब 1 मिलियन मिला है। अब बाबर ये नहीं कह सकता कि मैंने 1 मिलियन खा लिया है लेकिन मेरे साथ ज़्यादती हुई थी तो मेरी BMW तो वापस करे ना, नहीं, उसने पैसे लिए थे, ठीक है, और उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे अगर वो अपनी BMW वापस लेना चाहता है। यहाँ तक हमने कॉन्सेंट पूरा पढ़ लिया है जितना भी हमारी बुक के अंदर है। ये कोई मसला किसी को? क्लियर है? ठीक है। कि 2 बच्चों को क्लियर हुआ है, बाकियों को? प्रेजुडिस बेसिकली कहते हैं फेवरेटिज्म को, ठीक है ना। पाकिस्तान पीनल कोड का दोबारा बता देता हूँ मैं। प्रेजुडिस कहते हैं बेसिकली फेवरेटिज्म को, लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो इस सेंस में लिया गया है कि जिसकी कोई अहमियत हो उस पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टी को डिटेन करना जिसकी उस पर्सन की ज़िंदगी में कोई अहमियत हो, कोई उसे वो कितने बेसिकली कहा जा सकता है उसे वो प्रॉपर्टी अच्छी लगती हो, ठीक है ना। अगर उसकी प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है उस बंदे की ज़िंदगी में तो उसको डिटेन करने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन नाइला इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा आज के लेक्चर का एजेंडा नहीं, हमने आज कितने अनड्यू इन्फ्लुएंस तक पढ़ना है। मिस रिप्रेजेंटेशन इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। पाकिस्तान पीनल कोड, बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये एक ऐसा एक्ट है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो हमारे जो सिलेबस है उसकी हद तक हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वो कोड है जो कि हमें ये बताता है, हमें गलत और सही के दरमियान फ़र्क बताता है, ठीक है। जिसके अंदर हमने अभी तक ये चीज़ें याद रखनी है कि उसके अंदर मोटी मोटी ये चीज़ें हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं करना, हमने लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, हमने उनकी प्रॉपर्टी के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। हमारे सिलेबस में पाकिस्तान पीनल कोड का सिर्फ इतना सा हिसाब किताब है कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है पाकिस्तान जो कि मना है पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक, और हम वो काम करें तो हम कोर्जन कर रहे हैं। बस हमारे सिलेबस में पाकिस्तान पीनल कोड सिर्फ इतना ही है। क्लियर है? इंग्लैंड के लॉ में कोर्जन अलाउड है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के कितने लॉ में कोर्जन अलाउ होगी। ये तो मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल की हद तक लिया होगा कि एग्जांपल उन्होंने बनानी है तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से बना देते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड का कोई लॉ, अब ये जो लॉ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है ना, 1857 की जंग के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों का कितने था राज था यहाँ पे, तो उन्होंने ये लॉ बनाया हुआ है। तो अगर उन्होंने कहा है कि कोर्जन मना है तो उनके अपने लॉ के अंदर भी तो कोर्जन मना होगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया था। क्लियर है?
मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर देना है और उसके बाद हमने चले जाना है अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं किसी के ऊपर कितने इम्पैक्ट देना, और अनड्यू मतलब कि गलत इम्पैक्ट किसी के ऊपर देना, गलत तरीके से बंदे को इंड्यूस करना। जैसा कि मैं गाजी साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, गाजी साहब का नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वो ही इज़ दी ओनली मेल पर्सन हेयर, तो बाकी ज़रा चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तो गाजी साहब के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि गाजी साहब देखें, गरीब आदमी हूँ मैं, ठीक है, मुझे इस वक्त लैपटॉप की ज़रूरत है और मैंने पढ़ाना होता है आप लोगों को, ठीक है, तो आपके पास जो लैपटॉप है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप मुझे वो लैपटॉप दे दें। तो वो लैपटॉप तो बेशक 50,000 का है, लेकिन मैं आपसे वो 5,000 करूँगा, ठीक है ना। अब गाजी साहब कहते हैं कि उस्ताद हैं, उस्ताद के एहतराम में मैं उनको दे देता हूँ, वो तो बाद में पता लगेगा कि उनके साथ ज़्यादती हो गई है। तो ये चीज़ होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखें यहाँ पे बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ फ्रॉड किया, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ गलत काम किया जा रहा है। ऊपर तो कोर्जन के अंदर तो ज़ोर ज़बरदस्ती थी, मारपीट थी, वो चीज़ें थी, धमकियाँ वगैरह थी। यहाँ पे प्यार मोहब्बत है, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ गलत काम करना। तो यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड, इंड्यूस मतलब उसके अंदर एंटर होना, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कैसे? वेयर द रिलेशन कितने सबसिस्टिंग बिटवीन, सबसिस्टिंग मतलब कंसिस्टिंग या उनके दरमियान एग्जिस्ट करना, बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, किस तरह के कितने रिलेशनशिप उन दोनों के दरमियान है, दैट वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे की जो कितने हैं विल है, दूसरे की डिसीजन मेकिंग है, उसको डोमिनेट कर सके, उसको चेंज कर सके, उसको इन्फ्लुएंस कर सके। एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, और वो अपनी उस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए गलत एडवांटेज ले, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहली आती है कि रिलेशनशिप ऐसा है वेयर वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। ये मतलब कि एक पार्टी जो है वो दूसरे की जो विल है उसको चेंज करने की पोजीशन में है, और वो एक ऐसी पोजीशन का फ़ायदा उठाती है, और वो फ़ायदा उठा के क्या फ़ायदा उठाती है? अनफेयर एडवांटेज लेती है दूसरे के ऊपर। डेफिनेशन की हद तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये डेफिनेशन हमें तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक हम नीचे वाली एग्जांपल्स नहीं पढ़ते। तो हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। आज़म हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन। अब यहाँ पे आज़म और उसके बेटे की बात की जा रही है, ठीक है। आज़म ने अपने बेटे को पैसे दिए हैं। बाबर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, ठीक है ना। आज़म ने अपने बेटे को सबसिस्ट करना, एग्जिस्ट करना, इनके दरमियान एग्जिस्ट करना हो सकता है, इनके दरमियान होना, ठीक है ना। सबसिस्ट करना मतलब एग्जिस्ट करना, वहाँ पे उसकी कितने जगह पे होना। आज़म हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बाबर ड्यूरिंग माइनॉरिटी, एज ऑफ माइनॉरिटी में था बाबर, तो उसके बाप ने, आज़म ने उसे पैसे दिए। अपॉन बाबर कमिंग दी एज कितने ऑब्टेन्स बाय मिस यूज़ ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है। बाबर यहाँ पे बड़ा हो गया है और वो कितने हैं बाय मिस यूज़ ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, बाप ने अपने कितने बाप होने का गलत फ़ायदा उठाया है। अब बॉन्ड फ्रॉम बाबर फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस, ठीक है ना। अब क्या मतलब है इस बात का? आज़म ने बाबर को पैसे दिए थे जब बाबर माइनर था। जब बाबर की एज बढ़ी है, बाबर 18 साल से ऊपर का हो गया है, तो क्या हुए, आज़म ने उससे एक बॉन्ड साइन करवा लिया। बॉन्ड मतलब कि उसने पैसे वापस देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है, और जितने पैसे आज़म ने दिया था उससे एक बहुत बड़ी अमाउंट का कहते हैं पैसे वापस लेने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कितने। अब यहाँ पे बाप ने अपने बाप होने का गलत फ़ायदा उठाया, बाप ने अपने बाप होने का गलत फ़ायदा उठा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बाप के दरमियान और बेटे के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेस पे होगा, और वो वॉइडेबल होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल होती हैं
एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है ना, जिसकी जिसको अनड्यू इन्फ्लुएंस पे लिया गया है उसकी ऑप्शन पे है कि वो चाहे तो ये पूरा कर सकता है, ठीक है। अब याद कितने बाबर चाहे तो वो आज़म को जितने भी उसने पैसे कहा है वो दिलवा सकता है, ठीक है। लेकिन कितने अगर वो कहता है कि नहीं तो फिर नहीं। क्लियर है ये? एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अमीर अ मैन इनफीबल बाय डिजीज़। इनफीबल्ड मतलब कहते हैं कहा जा सकता है, पैरालाइज कहा जा सकता है इसको। इनफीबल्ड बेसिकली फीबल कहते हैं कमज़ोर, तो बीमारी से वो इतना कमज़ोर हो गया है। एक मिनट सॉरी। अमीर ये हाँ, अमीर एक आदमी है जो कि अपनी एज, अपनी उम्र और अपनी बीमारी की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि आसिफ जो कि उसका मेडिकल अटेंडेंट है उसने उसको इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? टू एग्री टू पे आसिफ एन अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। अब बताएं ज़रा, आसिफ जो है कितने अमीर जो है वो अपनी एज, अपनी उम्र और अपनी बीमारी की वजह से बहुत कितने कमज़ोर हो गया है, तो यहाँ पे उसका गलत फ़ायदा उठाना आसान है। ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताएं कि एक बंदा जो कि बीमार हो, जो कि बूढ़ा हो गया हो, उसको मेडिकल केयर की कितनी ज़रूरत पड़ती है? अशद ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तब ऐसी हालत में अगर बंदे को कहे कोई कि यार तुम मुझे बड़े सारे पैसे दो, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आजकल हो रहा है, ठीक है ना, आपकी जो कितने आया जी वहाँ पे होते हैं, जो कि वर्कर्स होती हैं वहाँ की, कितने वो पैसे लेती हैं। हालांकि जगह जगह पे लिखा हुआ है कि इन लोगों को पैसे देना मना है, लेकिन वो जो पेशेंट्स होते हैं उनसे काम करने के, बेड की शीट चेंज करने के पैसे लेती हैं। और अगर कोई बंदा पैसे ना दे तो वो बाकी औरतों को कह देती हैं कि इसकी तरफ नहीं जाना, ठीक है, इसका कोई काम नहीं करना। तो यहाँ पे बंदे फिर मजबूर हो जाते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज, अपनी जो कितने इन्फ्लुएंस है उन औरतों का जो कि वहाँ पे काम करती हैं उनका, तो वो उसका गलत फ़ायदा उठाती हैं। तो यहाँ पे आसिफ जो है ये एक मेडिकल अटेंडेंट है। अब अमीर को तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त मेडिकल केयर की, तो आसिफ उसकी इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाता है और वो उससे अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जो है उसकी एक बहुत बड़ी रकम मांगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आसिफ ने अपनी रुतबे का गलत फ़ायदा उठाया, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू आसिफ इंड्यूस कर रहा है कि अमीर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल क्लियर है? चलिए, प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन ऑफ डोमिनेट, कितने पोजीशन टू डोमिनेट। कुछ कितने जगह हैं, ठीक है, जहाँ पे कितने हम कुछ चीज़ें, कुछ कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मौजूद हों, तो हम कह सकते हैं कि हेयर वन पार्टी इज़ इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, ठीक है। हम फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ना एक पार्टी है जो दूसरी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकती है, किया नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हों तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। उनमें से कौन कौन सी जगह आती हैं? वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। रियल अथॉरिटी बाप है, ठीक है ना, कोई इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकता कि ये बंद कितने बाप और बेटे का रिश्ता है ही नहीं। मेडिकल टेस्ट करवा के देख लें, बाप और बेटा सगे निकल आए, तो खून का रिश्ता तो हो सकता है, लेकिन क्या इनके दरमियान इखलास है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं या नहीं, ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकती आपके मेडिकल टेस्ट से, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा सकता है कि बाप जो है ये बेटे के विल को डोमिनेट कर सकता है, उससे अपनी मर्ज़ी का काम करवा सकता है। और अपेरेंट अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी कहा कितने यही होती है कि आपके टीचर जो हैं, ठीक है, अपेरेंट अथॉरिटी में आ जाते हैं। आपके जो मेडिकल अटेंडेंट्स हैं,
वो एक अपेरेंट अथॉरिटी के अंदर आते हैं, बिकॉज दे हैव द पावर, बॉस कह सकते हैं एग्जैक्टली। फिर उसके बाद वे ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू द अदर। फिड्यूशरी रिलेशनशिप एक एतमाद का रिश्ता, ठीक है ना, एक एतमाद के रिश्ते के अंदर हैं आप। आप में से कौन कौन है जो कि मेरे अलावा यहाँ पे बिजनेस लॉ की क्लास कहीं और से भी लेता है? दुआ सिर्फ यहीं से लेती हैं। हालांकि दुआ जो हैं ये कहते हैं स्कैंस में जिस वक्त मैं टीए था एएफसी का, तो उस वक्त मेरे कितने हैं स्टूडेंट्स थी, ये स्टूडेंट थी, तो अफोर्ड करती हैं ये, लेकिन ये यहाँ से ले रही हैं, ठीक है। ये एक एतमाद है इनका, ठीक है ना, ये आप बच्चों का एतमाद है मेरे ऊपर। अब मैं इस एतमाद का गलत फ़ायदा उठाना शुरू करूँ तो ये होगा एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, बिकॉज वी स्टैंड इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। यहाँ पे टीचर जो हैं, वैसे तो आजकल होता है, हमने ये चीज़ देखी हुई है कि टीचर्स को बच्चे इतना भाव नहीं देते, लेकिन कुछ अभी भी बच्चे ज़िंदा हैं ऐसे जो कि अपने उस्तादों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो असातिज़ा जो हैं ये एक ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं जहाँ पे एतमाद होता है। आपके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके डॉक्टर जो हैं, आप इनके ऊपर एतमाद करते हैं, तो एक एतमाद का रिश्ता जहाँ पे पैदा होता है, वहाँ पे ये एक गलत रिश्ता भी पैदा हो सकता है, जहाँ पे कितने एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आप सब में से किसी को कहूँ, किसी को गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना चाहूँ, किसी का गलत फ़ायदा उठाना चाहूँ, किसी से उसका लैपटॉप सस्ते में लेना चाहूँ, आप लोग हो सकता है कि उसमें एहतराम में आके दे दें, तो ये चीज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाती है। फिर उसके बाद वे ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द एज, कितने रीज़न ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अब क्या हिसाब किताब है कि एक ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जो कि अपनी उम्र, अनसाउंड माइंड कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा, ये वाली जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, फोर्थ वाली 9th एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी, ये यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा फिट होती है। अनसाउंड माइंड वाले के साथ तो ये कहते हैं जो बंदा टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट की, उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। एक बंदा जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरीके से समझ सकता है, लेकिन वो इतना वीक है कि वो कुछ कर नहीं सकता उनके बारे में, ठीक है ना। मैं किसी पैरालाइज्ड बंदे को जाके कहूँ कि ठीक है आपने कितने उठना है, उठ के खाना खाना है, मैं उठाने के आपको 5,000 रुपये लूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो बंदा अच्छी तरीके से समझ सकता है बात को, लेकिन उसने खाना खाना है, ठीक है ना। अब ऐसी उम्र में अगर वो आ गया है कि उसके लिए उठना मुश्किल है, तो यहाँ पे उसके लिए पैसे अहमियत के हामिल नहीं होंगे। यहाँ पे उसे उठ के खाना खाना उसके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, तो यहाँ पे वो उठने के मुझे 5,000 रुपये दे देगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का फिर गलत फ़ायदा उठाना, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। एग्जाम्पल्स के ऊपर आ जाते हैं। देर इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ पोजिशन टू डोमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर, ठीक है ना। अब टैक्स ऑफिसर के पास आप जाते हैं, जाके कहते हैं कि भाई मैं टैक्स देना चाहता हूँ, आप मुझे टैक्स कैलकुलेट करके बता दें। अब टैक्स ऑफिसर अपनी इस पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के उसे बताए कि तुम्हारा टैक्स बनता तो 5 लाख है, ऐसा करो यार तुम 2 लाख मुझे पकड़ा दो, और तो मैं तुम्हारी कितने टैक्स रिटर्न ऐसी फाइल कर देता हूँ कि तुम्हें 2 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। 2 लाख तुम गवर्नमेंट को दोगे, 2 लाख तुम मुझे दोगे, और 1 लाख तुम्हारा बच जाएगा। हियर ही इज़ टेकिंग एडवांटेज। या कुछ ना भी हो, आप वो कोई फ्रॉड ना भी करना चाहें, वो वैसे ही कह दे कि मैं तुम्हारा कितना खुद कुछ नहीं लेता, मैं तुम्हारा टैक्स 2 लाख करवा देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, और बेसिकली होता है ये है कि अब
जिस वक्त ये लॉ बना था उस वक्त तो इस चीज़ की ममानियत नहीं थी। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी ये चीज़ मना कर दी गई है कि एक टैक्स ऑफिसर जो है वो अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकता। वरना होता ये था कि आप किसी टैक्स ऑफिसर के पास जाते थे तो वो कहता था कि यहाँ पे अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ गवर्नमेंट के अदारे में, आप ऐसा करें शाम को मेरे घर आ जाएं, मैं आपका टैक्स कैलकुलेट कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस किस्म की चीज़ जो है उसके ऊपर वो कहा जाए कि रियल या पेरेंट अथॉरिटी। अब पेरेंट अथॉरिटी के अंदर ये आता है कि एक टैक्स ऑफिसर है, वो टैक्स जमा करने के, अब आपको अगर नहीं पता कि टैक्स किस तरीके से जमा करवाना पड़ता है तो आप किसी के पास जाएंगे टैक्स जमा करवाने के लिए, वो टैक्स जमा करवाने के बिल्कुल सही रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन वो आपसे अगर ज़्यादा पैसे लेना शुरू कर दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे एंड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ होगा, बिकॉज आप मजबूर थे उस वक्त, आपने टैक्स फाइल करना था। क्लियर है ये कि ये कैसे है टैक्स पेरेंट, ठीक हो गया। पुलिस ऑफिसर एंड अक्यूज्ड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर एंड अक्यूज्ड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। हमारा अलमिया ये है कि हमने अगर कोई बंदा पकड़ा जाए, दी एक्ट पकड़ा जाए, ठीक है, चोरी कर रहा था और वो पकड़ा गया, तो पुलिस ऑफिसर्स क्या करेंगे, पैसे लेके छोड़ देंगे। हमने तो आज तक यही चीज़ देखी है, इवन मेरे साथ भी हुआ था। गन पॉइंट पे हमारा कितने कुछ चीज़ें हुई थी, तो उस क्या हुआ था, हमने कहते हैं रिपोर्ट लिखवाई थी और हमें बाद में ये पता लगा था कि उस बंदे को छोड़ दिया गया और उससे कुछ नहीं मिल सका। हालांकि जो चीज़ें उसने गन पॉइंट पे ली थी दे वर्थ मोर देन अबाउट 200 to 300,000 से ज़्यादा की चीज़ें थी। लेकिन खैर यहाँ पे अक्यूज्ड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यहाँ पे अब अक्यूज्ड का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। बेचारे का अगर कहते हैं किसी गलत बंदे को ले आए हैं वो, ठीक है ना, तो उसको, और पुलिस ऑफिसर, अब पुलिस का काम है कि वो अक्यूज़्ड की कहते हैं पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कि ये बंदा सिर्फ अक्यूज़ है या कॉन्विक्ट है। आप लोगों में से किसको अक्यूज़्ड और कॉन्विक्ट के दरमियान का डिफरेंस पता है? मुल्जिम और मुजरिम के दरमियान का डिफरेंस किसको पता है? नहीं पता? मेरी आवाज़ कट रही है? यस। मुल्जिम वो होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो, जिस वक्त वो इल्ज़ाम पक्का हो जाता है, अदालत की तरफ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई इसने ये किया था, तो फिर वो मुजरिम बन जाता है। वाज़ेह क्लियर है ये? तो अब यहाँ पे पुलिस का काम है कि वो अक्यूज़ को देखे कि क्या उसने वाकई ये काम किया है कि नहीं किया, इन्वेस्टिगेट करे। और अगर वो गैर कहते हैं वो मासूम इंसान है, वो बेकसूर है, तो उसको जाने दे, ठीक है ना। यहाँ पे अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कि हाँ भाई तुम्हें मैं जाने तो देता हूँ, ऐसा करो यार, तुम अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम लिखवा दो और थोड़े से पैसे ले लो, कंसिडरेशन तो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ मना है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना की है। क्लियर है ये? फिर उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ये तो मैं आप लोगों को कितने शायद ना ही बताऊं, क्योंकि फिर आप लोग शायद उम्मीद रख के बैठ जाएं कि आर्टिकलशिप में आपके साथ एम्प्लॉयर अच्छी करेगा और आर्टिकलशिप में एम्प्लॉयर आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर जो है वो आपसे कहते हैं एक प्रेजेंट अथॉरिटी के अंदर है, वो कहते हैं आपसे गलत काम करवाना चाहे, वो कहे कि भाई सर अक्यूज़ और कॉन्विक्ट सेम होते हैं, नहीं, अक्यूज़ और कॉन्विक्ट सेम नहीं होते। अक्यूज़ड होता है मुल्जिम जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, ठीक है ना, ही इज़ अक्यूज़ड ऑफ समथिंग, उसके ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम है। जिस वक्त वो इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो वो मुजरिम बन जाता है और मुजरिम होता है कॉन्विक्ट। ज़ैनब क्लियर हुआ ये? गुड। एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉई के साथ अपनी इस अथॉरिटी की बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो एम्प्लॉई इस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान सबसे पहली चीज़ क्या सोचेगा? अगर मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया तो हो सकता है मुझे फायर कर दे,
ठीक है ना। अब उससे एम्प्लॉयर ने ये बात की नहीं है, लेकिन एम्प्लॉई ने सोच ये लिया है। तो अब यहाँ पे कोई भी बात होगी तो ये चीज़ सोची जाएगी कि एम्प्लॉयर एक ऐसी पोजीशन में था कि वो एम्प्लॉय की विल को डोमिनेट कर सके। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होती हैं। क्या पेरेंट अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी क्या चीज़ें होती हैं? ये बेसिकली एग्जाम्पल्स नहीं है। जो पिछली किताब थी उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स, फिर ये 5 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये एक साथ दिए जाते थे, और ये लिखा होता था कि ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे लॉ प्रिज्यूम करता है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप दो लोगों के दरमियान हमसे सेकंड पॉइंट पे पढ़ा था, पेरेंट एंड चाइल्ड, एतमाद का रिश्ता है, उसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। गार्डियन एंड माइनर, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो चचा है वो ये कह सकता है कि भाई कहते हैं इन बूढ़े हाथों ने तो मैं पाल पूछ के बड़ा किया था, बच्चा भी जज्बाती होकर कह दे हाँ आधी प्रॉपर्टी आपके नाम है। तो इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। एडवोकेट एंड क्लाइंट, ठीक है ना, वकील और मौक्कल, ये इन दोनों के दरमियान एतमाद का रिश्ता है। क्लाइंट जो है वो कितने एक बड़ा एतमाद से अपनी बात सारी वकील को बताता होता है ताकि वो उसके लिए लड़ सके, और वही इतनी चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दे तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी, ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी बेसिकली ये होता है, ट्रस्टी जो मैं अभी नहीं आपको बता सकता बल्कि आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी गाजी को देता हूँ, और गाजी को देखो क्या, अब गाजी को मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो गाजी कौन है? ट्रस्टी, जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं गाजी को कहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी से जो कि इनकम आएगी वो आप ज़ैनब को दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ैनब बेनिफिशरी हैं। तो अब ज़ैनब और गाजी के दरमियान जो है रिश्ता ये ट्रस्टी और बेनिफिशरी का है। यहाँ पे गाजी अगर ज़ैनब से कहे कि कहते हैं मैं तुम्हें वो जो इस इनकम है इस प्रॉपर्टी की वो तब दूंगा जब मुझे पैसे मिलेंगे तुम्हारी तरफ से, तो ज़ैनब को तो अब उस पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, जो इनकम आती है। तो ये सोचा जा सकता है कि यहाँ पे एक एतमाद का रिश्ता था जिसको वायलेट किया गया एंड इन्फ्लुएंस की वजह पे। क्लियर होती है ये बात, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी वाली, मिस यूज़ ऑफ पावर एग्जैक्टली। फिर कितने हैं फियांसे और फियांसी, ये टर्म यूज़ होती है एक सिंगल ई के साथ मेल मंगेतर के लिए और ये फीमेल मंगेतर के लिए डबल ई के साथ। इन दोनों के दरमियान रिश्ता होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। यहाँ पे देखें ज़रा, हस्बैंड और वाइफ का नाम नहीं लिखा हुआ, वो बेसिकली प्रिज्यूम किया जाता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं, वो कोर्जन में आ सकता है। खैर ये मजाक की बात है। फियांसे एंड फियांसी, यहाँ पे एक कहते हैं जुस्तजू होती है। खैर यहाँ पे तो उन्होंने कितने बिला वजह लिख दिया ये कि फियांसे इज़ इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ फियांसी, होता है ऐसा नहीं है लेकिन हमने याद रखनी है चीज़। देयर इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड मेंटल कितने कैपेसिटी। एक डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता, मेडिकल अटेंडेंट या पेशेंट का रिश्ता, या फैमिली मेम्बर और एन इम्फीबल्ड ओल्ड मैन। समझ आती है कि ये हैं क्या? यहाँ पे एक पेशेंट है और यहाँ पे एक कमज़ोर आदमी है, ठीक है। कोई भी इनकी विल को डोमिनेट कर सकता है। डॉक्टर पेशेंट की विल को डोमिनेट कर सकता है, उससे कितने कहे कि हाँ भी तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए वरना मर जाओगे, ठीक है, मुझे 15 लाख रुपए दो, हालांकि कितने 1 लाख के ट्रीटमेंट हो, ठीक है ना। अब ये बंदा तो मजबूरन देगा। मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, कितने पेशेंट वो इस काबिल नहीं है कि वो उठ के खा सके, तो मेडिकल अटेंडेंट ने अगर उसे खिलाना है सॉरी, तो इस चीज़ के वो एक्स्ट्रा पैसे ले सकता है जो कि उसे लेने नहीं चाहिए, मिस यूज़ ऑफ पावर है। फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, अगर एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो कि अपना काम खुद नहीं कर सकता उसके फैमिली मेम्बर करते हैं, तो फैमिली मेम्बर अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू करें, ठीक है ना। मेरे घर में 2 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि पैरालाइज्ड हैं, जो कि हिल नहीं सकती, और मैं कहता हूँ हमारे घर की सबसे अमीर इंसान वही दोनों हैं। लेकिन अगर उनकी प्रॉपर्टी का गलत फ़ायदा उठा के
कितने हैं तो उनके पैसों से गलत काम करने शुरू कर दिए जाएं, गलत काम क्या अच्छे काम भी शुरू कर दिए जाएं, तब भी पैसा तो उन्हीं का ही है, ठीक है ना। तो ये उनसे कह दिया जाए हाँ भी आप लोग तो बूढ़े हो गए हैं, आपने करना ही क्या है पैसों का, तो ये एक गलत इस्तेमाल होगा अपनी पावर्स का। ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, ये 3, ये 5 और ये 3। गुड। हमने अब पढ़ना है ये 2 छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली कहा जाता है कि किसने ये साबित करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है ना। अगर एक इतने बात होती है, मैं गाजी साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और गाजी साहब जाके अदालत में कह देते हैं कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो बेसिकली इस चीज़ की कितने निशानदेही किसने करवानी है कि वाकई अनड्यू इन्फ्लुएंस था कि नहीं था। वो इंसान करवाएगा जिसके पास कितने इतनी पावर थी कि वो दूसरे की पावर को कितने दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। जैसे टीचर और स्टूडेंट के अंदर टीचर हैज़ द पावर टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। तो अगर मैं गाजी साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और गाजी साहब अदालत के अंदर जाके कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो मैं इस चीज़ को साबित करूँगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है ना। अब यहाँ पे गाजी साहब के ऊपर नहीं है कि वो साबित करें कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था कि नहीं था, अब ये मेरे ऊपर है, क्योंकि आई वॉज द टीचर एंड आई एम इन द पोजिशन टू डोमिनेट विल ऑफ माई स्टूडेंट्स। पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। वेयर अ पर्सन हु इज़ इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंटर्स इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, ठीक है ना। अब मैं गाजी साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ एंड द ट्रांजेक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस अड्यूस्ड, ये इसका मतलब है कि साथ जुड़ा हुआ, टू बी अनकॉन्शियस कितने कॉन्शियसेबल, मतलब कि कितने ऐसा एक एविडेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है जो कि इस चीज़ की निशानदेही करवा रहे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस शall lie upon the person in position to dominate the will of the other, ठीक है ना। अब मैं गाजी साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो इस चीज़ की ज़मानत भी, इस चीज़ का प्रूफ मैं दूंगा कि गाजी साहब के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बगैर था। यहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल से शायद एक मिनट ज़रा कुछ पॉइंट्स पहले दिए होते थे, अब नहीं दिए हुए। अच्छा, ये बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात क्लियर होती है। वो बंदा कितने प्रूव करेगा कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, जो कि इस पोजीशन में था कि अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल कर सके। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। अमीर, अ मैन इनफीबल्ड बाय डिजीज़ और एज, agrees with Asif, his medical attendant, to pay Asif a large sum of his professional services for his professional services। अमीर जो है वो एक बूढ़ा इंसान है और वो काफ़ी कितने बीमार भी है और वो कितने ज़्यादा मूवमेंट उसकी नहीं है, वो बहुत कमज़ोर है। वो अपने मेडिकल अटेंडेंट जो आसिफ है उसको एक उसकी सर्विसेज के एक बहुत बड़ी अमाउंट देने का कितने वो देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उससे एग्री कर लेता है। अब देखें यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ, किसने इस चीज़ को प्रूव करना है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था? आसिफ यहाँ पे प्रूव करेगा, बिकॉज उसके कितने ही वॉज इन द पोजीशन टू डोमिनेट विल ऑफ अमीर। तो यहाँ पे अगर बात होती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था कि नहीं था, तो आसिफ इस चीज़ को प्रूव करेगा कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। ये बात क्लियर होती है? गुड। ये सारी कितने एग्जांपल्स भी वही हैं, ठीक है, कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। अगर बर्डन कितने ये आसिफ, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देख लेते हैं। आसिफ अगर यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकता, अब यहाँ पे अमीर से नहीं कहा जाएगा कि वो प्रूव करे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, आसिफ से कहा जाएगा कि वो प्रूव करे कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। आसिफ अगर ये प्रूव कर देता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब ये प्रूव नहीं कर सकता कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, तो इसका मतलब है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तब क्या होगा आप लोग ज़रा कितने हैं बताएं।
कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। गाजी साहब ने कह दिया वॉइड हो जाएगा, नायला ने भी कह दिया वॉइड हो जाएगा। बाकी दुआ, जैनब, वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वो शुरू में कहा था ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये वॉइड एबल होती हैं। तो अगर अगर ये प्रूव नहीं कर सकता कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, तो इसका मतलब है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस था। और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो अमीर से पूछा जाएगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है या कॉन्ट्रैक्ट को चलाना है। अगर वो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, अगर वो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट को चलाना है तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। ये चीज़ वैसे यहाँ पे लिखी भी हुई है। इम्पैक्ट, इसके इफेक्ट क्या आएगा, द एग्रीमेंट इज कितने इज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कितने पार्टी हुज कंसेंट वाज सो, जिसको इन अनड्यू इन्फ्लुएंस से जिसका कंसेंट लिया गया था उसके ऊपर है। अगर वो चलाना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को तो वो चला सकता है, अगर वो ख़त्म करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को तो वो ख़त्म कर सकता है। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड ईदर एब्सोल्युटली or if party who was entitled to avoid it has received any benefit under the contract upon such terms and condition to the contract may seem just। क्या कहना चाहता है वो, इतनी लंबी उसने बात कर दी है। उसने कहा है कि वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, या जो पार्टी हु वाज इंटाइटल्ड टू अवॉइड इट, इंटाइटल्ड टू अवॉइड जिसकी कंसेंट कितने अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी, हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। जो मसूम इंसान था, जो कि कमज़ोर इंसान था, उसने अगर कोई बेनिफिट लिया है अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू द कोर्ट में सीम फिट, वो ऐसा हो सकता है। अब अमीर यहाँ पे एक कितने उससे आसिफ एक बहुत बड़ी रकम मांग रहा है। अमीर कहे कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ लेकिन एक रीज़नेबल प्राइस पे, तो फिर जो कोर्ट रीज़नेबल प्राइस सेट कर देगी उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। हमने बस इतना याद रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेस पे ऑब्टेन किया जाएगा, ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस था उसकी मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट चलाना चाहे तो चला ले, अगर ख़त्म करना चाहते तो ख़त्म कर दे। यहाँ तक हमने पढ़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोई क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर? एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा फिर। कंवर अ मनी लेंडर एडवांसेस मनी टू साजिद, ठीक है, कंवर जो है वो एक कहते हैं उधार देने वाला बंदा है, उसने साजिद को पैसे दे दिए हैं। एन एग्रीकल्चरिस्ट इन एमरजेंसी सिचुएशन, अब यहाँ पे साजिद जो है वो बेचारा एक एमरजेंसी सिचुएशन में है। एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस मेड हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ डबल द अमाउंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे साजिद को कंवर ने पैसे दिए हैं और उसकी इस इमरजेंसी की पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हुए उससे कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करवाया है कि वो वापस कितने पैसे देगा, डबल पैसे देगा। और कितने डबल पैसे, कितने डबल द अमाउंट विद हायर इंटरेस्ट रेट। एक तो पैसे डबल देगा वापस, ऊपर से जो सूद की अमाउंट है वो भी एक बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। द कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड, जो अदालत है वो उस बॉन्ड को बरतरफ कर सकती है और साजिद को कह सकती है कि वो ओरिजिनल पैसे दे और एक इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट तो वैसे ही लोन पे दिया जाता है, तो कि इंटरेस्ट दे तो एक रीज़नेबल अमाउंट, कितने रेट पे, इंटरेस्ट रेट जो है वो रीज़नेबल हो। मतलब कि अगर वो कहा था कि 50% इंटरेस्ट पे देना है और मार्केट स्टैंडर्ड जो है वो 15% है, तो अदालत फिर क्या कहेगी साजिद को कि वो ओरिजिनल पैसे जो थे वो दे वापस, और 15% इंटरेस्ट इंडस्ट्री में चल रहा है तो आप भी 15% के हिसाब से सूद दे दें, 50% के हिसाब से नहीं देना। ये एग्जाम्पल क्लियर होती है। चले अब
आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने ये डिफरेंस पढ़ना है। हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस भी पढ़ लिया है, हमने कोर्जन भी पढ़ लिया है। अब इसके दरमियान का डिफरेंस जो है ये आपने पढ़ना है, ठीक है। आपने इसलिए पढ़ना है ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो कि हमने आज पढ़ा क्या है। मतलब कि जो भी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं ना, वो बेसिकली इस टेबल से सारी क्लियर होंगी। टेस्ट करने की लास्ट डेट क्या है, कितने हैं? दो, आप किसी भी दिन टेस्ट कर देना, मुझे चेक करवा देना, कोई मसला नहीं। आज करवा दो, बेशक इस वीक के एंड तक करवा देना, किसी भी वक्त, कोई इशू नहीं। तो ये 9 पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, कोएशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के। ये आपने पढ़ने हैं। कोई मसला है आपने बताना है, और साथ आपने ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से, ये आपने करने हैं। कोई कहते हैं मसला आज के लेक्चर से रिलेटेड, कोई मेरी बातों से इख्तलाफ हो, कोई कुछ वगैरह, कोई बात आप करना चाहें? चले, फिर क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का लेक्चर से रिलेटेड आप पढ़ते हुए अगर आपको कोई भी मसला आए तो आप फ़ौरन मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।